सभी भाइयों को नमस्कार। सेल्स टैक्स रेजिम में तथा वैट रेजिम में इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स के संबंध में काफ़ी विवाद रहे थे। यहाँ तक कि जीएसटी रेजिम में भी काफ़ी दिनों से इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स के संबंध में काफ़ी विवाद चल रहे हैं और ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस संबंध में जीएसटी काउंसिल द्वारा समय समय पर निर्देश भी जारी किए गए हैं, परंतु देखने में यह आ रहा है कि उन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। कानून का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय कमिश्नर आर बाइंडिंग अपॉन ऑल अथॉरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स की प्रोविजंस के संबंध में संक्षेप में विचार करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे उस सुझाव या गलती से इस संबंध में 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो के टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया ब्लॉग के लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस विषय पर अध्ययन शुरू करने से पहले इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन, अरेस्ट आदि शब्दों के अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। मेरे द्वारा इन शब्दों का अर्थ बताने के बाद ही इस वीडियो को शुरू किया गया है। आशा है कि आप सभी को इन शब्दों के संबंध में जानकारी होगी। इन शब्दों का अर्थ वीडियो के टेक्स्ट वर्जन से भी देखने की कृपा करें। अब हम इस विषय के संबंध में अध्ययन शुरू करेंगे। इंस्पेक्शन करने की शक्ति एवं इंस्पेक्शन के लिए आदेश किन परिस्थितियों में दिए जा सकते हैं, इसका वर्णन सेक्शन 67 के सबसेक्शन 1 में दिया गया है, जो निम्न प्रकार से है। जहां प्रॉपर ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर से नीचे के पद का नहीं है, उसे यह विश्वास करने का कारण है कि नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा गुड्स या सर्विस या स्टॉक इन हैंड के संबंध में किसी संव्यवहार को छुपाया गया है या इस अधिनियम के तहत एलिजिबल आईटीसी से अधिक आईटीसी का दावा किया गया है या इस अधिनियम या रूल्स के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कर पंचन में लिप्त है। नंबर 2, माल के ट्रांसपोर्टेशन में लगे किसी व्यक्ति या वेयर हाउस या गोदाम के संचालक या मालिक के पास कोई माल है जो कर के भुगतान से बच गया है या अपने माल व खातों को इस तरह रखा है जिससे इस अधिनियम के तहत टैक्स पेबल की चोरी की संभावना है। वह सेंट्रल टैक्स के संबंध में किसी अन्य अधिकारी को टैक्सेबल पर्सन के व्यापार स्थल या माल के ट्रांसपोर्टेशन में लगे किसी व्यक्ति या वेयरहाउस या गोदाम के मालिक या किसी संचालक के व्यवसाय के निरीक्षण करने के लिए लिखित में अधिकृत कर सकता है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 107 के अनुसार टैक्सेबल पर्सन का अर्थ वह व्यक्ति जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है या जो सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के अंतर्गत पंजीयन होने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार जीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति होने पर ही इंस्पेक्शन किया जा सकता है। कोई अधिकारी जो जॉइंट कमिश्नर से कम रैंक का नहीं है, उसके द्वारा ऐसे इंस्पेक्शन के लिए तभी अधिकृत किया जा सकता है उसके पास जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य किया गया है। नंबर 1, गुड्स या सर्विस के किसी संव्यवहार को छुपाया गया है। नंबर 2, स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड को छुपाया गया है। नंबर 3, अधिक इनपुट टैक्स का दावा किया गया है। नंबर 4,
टैक्स की चोरी के उद्देश्य से सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट या उसकी रूल्स का वायलेशन किया गया है। नंबर 5, ट्रांसपोर्टर द्वारा या किसी वेयर हाउस के मालिक या ऑपरेटर द्वारा या किसी गोदाम के मालिक या ऑपरेटर द्वारा उन वस्तुओं को रखा गया है जिसका पेमेंट ऑफ टैक्स से बच गया है, या अपने माल या हिसाब किताब को इस प्रकार रखा गया है जिससे टैक्स की चोरी की संभावना है। इस प्रकार का ऑथराइजेशन किसी सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट के अधिकारी को किसी टैक्सेबल पर्सन के व्यापार स्थल के किसी भी स्थान का इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जा सकता है। अब रूल 139(1) में कहा गया है कि जहां प्रॉपर ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यापार स्थल या अन्य स्थान का इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर किया जाना आवश्यक है, वह फॉर्म GST-INS 1 में इस प्रकार का ऑथराइजेशन जारी करेगा, जो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी प्लेस, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स जिसका कन्फिस्केशन किया जा सकता है, ऐसा करने के लिए अधिकृत करेगा। अब हम पावर ऑफ सर्च एंड सीजर के संबंध में विचार करेंगे। सेक्शन 67 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत पावर ऑफ सर्च एंड सीजर को डिफाइन किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। जहां प्रॉपर ऑफिसर जो जॉइंट कमिश्नर से नीचे के रैंक का नहीं है, ऐसा अधिकारी या तो सेक्शन 67(1) के अंतर्गत किए गए इंस्पेक्शन के अनुसार यह विश्वास करने का कारण पाता है कि किसी सामान को कन्फिस्केट किया जाना आवश्यक है, या किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को कन्फिस्केट किया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत उपयोगी होगा, उन्हें किसी स्थान पर छिपाया गया है, वह सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट के किसी अधिकारी को सर्च एंड सीजर के लिए लिखित में ऑथराइज कर सकता है, या वह स्वयं भी ऐसे गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स या थिंग्स का सर्च एंड सीज कर सकता है। इस सेक्शन में एक प्रोविजन यह भी है कि जहां किसी माल को सीज किया जाना संभव नहीं है, वहां वह प्रॉपर ऑफिसर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी माल के मालिक को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी के परमिशन के बिना उस सामान को ना तो हटावेगा और ना ही अन्यथा रूप से उस सामान के साथ किसी प्रकार डील करेगा। इस सेक्शन में एक अन्य प्रोविजन यह भी है कि जब्त किए गए किसी डॉक्यूमेंट या बुक्स या किसी चीज को कोई ऐसा अधिकारी केवल इतने समय के लिए रख सकता है जितना समय उसकी परीक्षा या उसकी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जांच या कार्रवाई के लिए आवश्यक हो। जहां प्रॉपर ऑफिसर जो कि जॉइंट कमिश्नर से नीचे के रैंक का नहीं है, ऐसा अधिकारी या तो सेक्शन 67(1) के अंतर्गत किए गए इंस्पेक्शन के अनुसार यह विश्वास करने का कारण पाता है कि किसी सामान को कन्फिस्केट किया जाना चाहिए, या किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को कन्फिस्केट करना इस अधिनियम के अंतर्गत उपयोगी होगा, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाया गया है, वह सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट के किसी अधिकारी को सर्च एंड सीजर के लिए लिखित में ऑथराइज कर सकता है, या वह स्वयं भी ऐसे गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स या थिंग्स को सीज कर सकता है। रूल 139 का सब रूल 2 यह कहता है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स या थिंग्स को सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सीज करना आवश्यक हो, वहां प्रॉपर ऑफिसर या उसके द्वारा ऑथराइज ऑफिसर उनको सीज करने का आदेश फॉर्म GST-INS 2 में देगा। प्रॉपर ऑफिसर या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी माल के मालिक को यह निर्देश भी दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की परमिशन के बिना उस माल को ना तो हटाएगा और ना ही अन्यथा रूप से उस माल के साथ किसी प्रकार से डील करेगा। इस प्रकार का ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन उस अधिकारी द्वारा
फॉर्म GST INS 3 में दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या थिंग्स को सीज करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे सीज किए गए माल की एक सूची भी तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सीज्ड माल की मात्रा या यूनिट और बार का भी नोट किया जाएगा तथा इस सूची पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे जिसके पास से ऐसे सामानों को सीज किया गया है। किन्हीं तथ्यों का ज्ञान होना रीजन टू बिलीव कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर के लिए यह आवश्यक है कि इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के आदेश देने से पहले रीजन टू बिलीव को लिखित में रिकॉर्ड किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि रीजन टू बिलीव को रिकॉर्ड करना प्रॉपर ऑफिसर के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु उसके लिए उस सामग्री का खुलासा करना होगा जिस पर उसका रीजन टू बिलीव उत्पन्न हुआ है। सर्च के लिए रिटन ऑथराइजेशन को सर्च वारंट कहते हैं। एक सर्च वारंट में सर्च के लिए उचित विश्वास का अस्तित्व होना आवश्यक है। सर्च वारंट में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए। नंबर 1, अधिनियम के अंतर्गत किया गया उल्लंघन। नंबर 2, सर्च की जाने वाली प्रीमिसिस। नंबर 3, सर्च के लिए ऑथराइज्ड व्यक्ति का नाम एवं पदनाम। नंबर 4, सर्च वारंट जारी करने वाले अधिकारी का नाम, उसका पदनाम एवं उसकी गोल मोहर। नंबर 5, सर्च वारंट जारी करने का दिनांक तथा जारी करने का स्थान। नंबर 6, सर्च वारंट का सीरियल नंबर। नंबर 7, सर्च वारंट की वैधता की अवधि जैसे 1 दिन या 2 दिन आदि। अब यह भी देखना आवश्यक है कि CGST एक्ट या SGST एक्ट के अंतर्गत गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन क्या होती हैं। CGST या SGST एक्ट के सेक्शन 130 के अनुसार जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करता है तो माल सीज हो सकता है। नंबर 1, इस अधिनियम या रूल्स के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए टैक्स चोरी के उद्देश्य से किसी माल की सप्लाई करना या माल को प्राप्त करना। नंबर 2, जिस माल पर टैक्स देने की लायबिलिटी से बच गया है उसको खातों में अकाउंट फॉर नहीं करना। नंबर 3, बिना रजिस्ट्रेशन लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य माल की सप्लाई करना। नंबर 4, कर की चोरी के उद्देश्य से CGST या SGST या उसके किसी रूल्स के प्रावधान का उल्लंघन करना। सेक्शन 67 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत उन शक्तियों का वर्णन किया गया है जिन्हें एक सर्च के दौरान किसी अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सेक्शन 67 की सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी के पास किसी प्रीमिसेस के दरवाजे को सील करने या खोलने या किसी अलमारी या इलेक्ट्रिक उपकरण, बॉक्स आदि को खोलने या तोड़ने की शक्ति होगी। यह तब किया जाएगा जब उसमें किसी व्यक्ति का कोई सामान या दस्तावेज, हिसाब किताब आदि छपाए जाने की आशंका हो तथा इस तरह के दरवाजे, अलमारी, इलेक्ट्रिक उपकरण, बॉक्स आदि तक पहुंचने के लिए इनकार किया जाता है। अब यह भी देखना आवश्यक है कि सर्च करने का तरीका अर्थात प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सर्च क्या होगा। CGST एक्ट या SGST एक्ट की सेक्शन 67 के सबसेक्शन 10 में कहा गया है कि CRPC के प्रावधानों के अनुसार सर्च की जानी चाहिए। CRPC के सेक्शन 100 में सर्च के प्रोसीजर के संबंध में वर्णन किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बुनियादी बातों का पालन किया जाना चाहिए। किसी प्रॉपर ऑफिसर द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट के बिना किसी प्रीमिसेस की सर्च नहीं की जानी चाहिए। यह सर्च वारंट फॉर्म GST INS 02 में होता है। बुनियादी बातें जिनका पालन सर्च के दौरान किया जाना आवश्यक है वे निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, तलाशी के दौरान एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नंबर 2, सर्च शुरू करने से पहले अधिकारियों को प्रीमिसेस के प्रभारी व्यक्ति को अपनी पहचान के संबंध में अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहिए। नंबर 3, सर्च वारंट को सर्च शुरू करने से पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए।
इसके लिए सर्च वारंट को प्रीमिसेस के प्रभारी व्यक्ति को दिखाकर उसके हस्ताक्षर सर्च वारंट की बॉडी पर लिया जाना चाहिए तथा कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी सर्च वारंट की बॉडी पर लिया जाना चाहिए। नंबर 4, सर्च को उस इलाके के कम से कम 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। यदि उस इलाके का कोई निवासी उपलब्ध या इच्छुक नहीं है, तब अन्य इलाके के निवासी को उस सर्च का गवाह बनने के लिए कहा जाना चाहिए तथा गवाहों को उस सर्च के उद्देश्य के बारे में जानकारी भी दी जानी चाहिए। नंबर 5, सर्च की कार्यवाही शुरू करने से पहले सर्च करने वाले अधिकारियों तथा साथ आने वाले गवाहों की टीम को उस प्रीमिसेस के इंचार्ज व्यक्ति के समक्ष अपनी खुद की तलाशी के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 6, सर्च कार्यवाही के संबंध में कार्यवाही का पंचनामा अवश्य तैयार किया जाना चाहिए तथा उस प्रीमिसेस पर बरामद या जब्त या हिरासत में लिए गए सभी सामानों या दस्तावेजों की सूची तैयार की जानी चाहिए और उस सूची को पंचनामे या मज़ाहर के साथ संलग्न की जानी चाहिए। पंचनामा या मज़ाहर तथा प्रीमिसेस पर बरामद या जब्त किए गए सभी सामानों दस्तावेजों की सूची पर गवाहों या तथा प्रीमिसेस के मालिक के हस्ताक्षर या इंचार्ज व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ सर्च करने वाले अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। नंबर 7, सर्च पूरी हो जाने के बाद एग्जीक्यूट किए हुए सर्च वारंट को मूल रूप से उसे जारी करने वाले अधिकारी को वापस करना चाहिए तथा सर्च के परिणामों के बारे में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए। सर्च वारंट की बैक साइड पर सर्च में भाग लेने वाले अधिकारियों के नाम भी लिखे जाने चाहिए। नंबर 8, सर्च वारंट जारी करने वाले अधिकारी द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट का अभिलेख का रजिस्टर में तैयार करना चाहिए तथा उपयोग किए गए सर्च वारंट को रिकॉर्ड में रखना चाहिए। नंबर 9, पंचनामा या मज़ाहर की एक प्रति उसके एनेक्सर के साथ उस प्रीमिसेस के मालिक या पर्सन इंचार्ज को दी जानी चाहिए। अब यहाँ यह भी विचार करना आवश्यक है कि क्या CGST या SGST एक्ट के अधिकारी किसी अन्य परिस्थिति में भी बिजनेस प्रीमिसेस तक पहुँच सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, क्योंकि CGST एक्ट या SGST एक्ट के सेक्शन 65 के संदर्भ में भी CGST या SGST अधिकारी द्वारा किसी प्रीमिसेस में प्रवेश किया जा सकता है। कानून का यह प्रावधान C&AG की ऑडिट पार्टी या CGST या SGST एक्ट के सेक्शन 66 के अंतर्गत नॉमिनेटेड कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट को अनुमति देने के लिए है। हालांकि इसके लिए CGST या SGST एक्ट के कमिश्नर रैंक के अधिकारी द्वारा एक लिखित ऑथराइजेशन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान एक ऐसे बिजनेस प्रीमिसेस तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है जिसे एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है, लेकिन इसमें अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स रखे हैं और वे एक करयोग्य व्यक्ति के ऑडिट के लिए आवश्यक हैं। CGST एक्ट या SGST एक्ट के सेक्शन 67 के अंतर्गत सर्च एंड सीजर की शक्तियों के संबंध में कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सीज गुड्स या डॉक्यूमेंट्स को उसकी परीक्षा के लिए आवश्यक अवधि से अधिक समय तक नहीं रखा जाना चाहिए। नंबर 2, जिस व्यक्ति की हिरासत से डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उस व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है। नंबर 3, सीज्ड गुड्स के संबंध में यदि सीजर से 6 माह तक कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से इन्हें सीज किया गया था तथा उचित आधार होने पर 6 माह की इस अवधि को अगले 6 माह तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4,
सीज करने वाले अधिकारी द्वारा सीज गुड्स की एक सूची बनाई जानी चाहिए। नंबर 5, CGST या SGST रूल्स के अंतर्गत पेरिशेबल हैजार्डियस प्रकृति के कुछ स्पेसिफाइड गुड्स को सीज करने के तुरंत बाद डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ऐसे मामले में रूल 141 के प्रावधान लागू होंगे तथा फॉर्म GST INS 05 लागू होगा। नंबर 6, सर्च या सीजर के संबंध में CRPC 1973 के प्रावधान लागू होंगे। हालांकि CRPC की धारा 165 की उप सेक्शन 5 के संबंध में एक महत्वपूर्ण संशोधन भी किया गया है। कृपया इसका अवलोकन करने की कृपा करें। अब जिन वस्तुओं को सीज किया गया है उनको रिलीज करने के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सीज किए गए माल को प्रोविजनल रूप से टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देकर या सिक्योरिटी देकर तथा बॉन्ड भरकर छोड़ा जा सकता है। रूल 140 के प्रावधान सीज्ड गुड्स को रिलीज करने के संबंध में बॉन्ड या सिक्योरिटी के बारे में है। रूल 140 यह कहता है कि सीज्ड गुड्स को फॉर्म GST INS 04 में माल के मूल्य के बराबर धनराशि का बॉन्ड भरकर तथा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के बराबर धनराशि का बैंक गारंटी देकर प्रोविजनल बेसिस पर छोड़ा जा सकता है। अंत में मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए